हमारे आज के लेखक किसी इंडस्ट्री में नहीं है, सो टू से ऑफ, लेकिन उनकी अदाएं और उनकी आवाज़ दोनों भरपूर दिलकश हैं। पर उससे ज़्यादा दिलकश है उनका अंदाज। और ये जो ब्रह्मांड फैल रहा है ये अब 10 सेकंड के अंदर इतना फैल चुका है कि कई करोड़ लाइट ईयर्स का फैलाव आ चुका है। ये रूह, ये आत्मा जैसी कोई चीज़ है या नहीं है? तो मेरा मानना यह है कि आत्मा का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया था, भगवान का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये पूरक हैं एक दूसरे के, मज़ाहिब भी नहीं हो सकते थे। आम नागरिकों की नज़र में विज्ञान क्या है? शादी में आप डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को बुलाएंगे, इसके लिए मुल्ला पंडित से नहीं पूछते। फेरे होंगे या सतपति होगी या नहीं होगी या सिर्फ माला पड़ेगी, इसके लिए पूछते हैं। ये पंडित डिसाइड करता है। मौलाना डिसाइड करते हैं कि क्या कुरान की आयत पढ़ी जाएगी। मुंह से बार बार कह रहे हैं कि हम तो बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन कोई आए घर में तो बेटी से हम कहते हैं कि चाय बनाओ, बेटे से नहीं कहते। इंसानों के समूह को धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये जो आइडेंटिटी वाला मामला था, इन दो वजहों से हमारे मानव सभ्यता को आज तक धर्मों की ज़रूरत है। इसी वजह से हर दौर में वैज्ञानिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आर्यभट्ट के न सिर्फ ये कहने के ऊपर कि राहु केतु कुछ नहीं होते हैं, पोंगा पंडितों का सारा कारोबार इस पे चल रहा है, तो उनका अटैक करना लाजमी था जी। पर अंदर से भी अटैक आया। आप मुझे बताइए सौरभ कि कभी किसी मंदिर के अंदर आपने कभी ऐसा है कि सीवी रमन की मूर्ति देखी हो? शायद देवों को पता हो कि ये इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन देव तो उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें कैसे पता होगा? हम के ठहरे अजनबी कितनी मनाजातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला है। आज बहुत ज़रूरी किताब पर बात है, लेकिन पहले उसके लेखक पर बात कर लेते हैं। इनकी आवाज़ बड़ी कमाल की है। रेडियो का प्रोड्यूसर होता तो शूट के बीच से उठा के ले जाता। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी एक एक्ट्रेस मित्र का टेक्स्ट पढ़ रहे थे। एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग के लिए हमें जाना है, तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में किसी ने मुझसे कहा था कि यहाँ दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो अदा या आवाज़। हमारे आज के लेखक किसी इंडस्ट्री में नहीं है, सो टू से ऑफ, लेकिन उनकी अदाएं और उनकी आवाज़ दोनों भरपूर दिलकश हैं। पर उससे ज़्यादा दिलकश है उनका अंदाज़, उनके तर्क। उन्होंने लिखी है किताब, शीर्षक है मिथकों से विज्ञान तक, ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी। इसके लेखक हैं वैज्ञानिक और कवि गौहर रज़ा। इस किताब को पेंगुइन स्वदेश नाम के पब्लिकेशन ने छापा है। इससे पहले कि हम किताब पर बातचीत शुरू करें, यदि आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं, यदि आप किसी के अभिभावक हैं, या यदि आपको लगता है कि अरबों वर्षों के क्रम में हम तर्क के ज़रिए, प्रश्न पूछने के ज़रिए कोई चीज़ कैसे हो रही है उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की किताबों को स्कूलों के पाठ्यक्रम का, दफ्तरों का, होली, दिवाली, ईद, नवरोज़ जैसे त्योहारों के गिफ्ट पैकेज का हिस्सा होना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि ये हमारी वैज्ञानिक चेतना को नए सिरे से जागृत करता है, नए सिरे से हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, और सवाल पूछ कर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दो संख्याएं हैं जो आपको बार बार याद रखनी चाहिए। एक संख्या है 13.8 अरब और दूसरी संख्या है 100 अरब। इन दोनों संख्याओं का आपस में संबंध भी है। अब से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, ऐसा हमें अब तक के ज्ञान के आधार पर पता है।
और हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और इन्हीं बहुत सारे दिमागों के संयुक्त प्रयास के ज़रिए हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान पाए हैं। इन सब के बीच में क्या है, बहुत सारी कहानियां हैं। कहीं इंसान और मेढक के ज़रिए जीवन की शुरुआत हुई है, कहीं 7 आसमान के परे से कोई आया, किसी को लगता है कि रोशनी बहुत सारे गोलों से छन छन कर आ रही है, किसी को लगता है कि स्वर्ग की, नरक की, पाप की, पुण्य की, जन्नत की, हिसाब किताब की, क़यामत की बहुत सारी कल्पनाएं हैं। लेकिन विज्ञान कहता है ये कहानियां हैं, ये मिथक हैं जो इंसान ने अपने सुभीते के लिए, सामाजिक संरचना के लिए अलग अलग वक्त पर गढ़े, फिर वो उनके अस्तित्व और उनके डर का हिस्सा बन गए और हमने उनको चपेट कर जगट लिया। जबकि विज्ञान ये कहता है कि किसी भी बात को चुनौती दी जा सकती है, किसी भी सत्य का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि सत्य अपने आप में कभी भी अंतिम नहीं है, वो लगातार नई नई रोशनी हासिल कर रहा है। ये सब बातें मैं आपसे कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने गौहर रज़ा की इस किताब को पढ़ा है। और आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए सौरभ। क्या कमाल आवाज़ है आपकी। एक मेरा कोई हाथ नहीं है। नहीं, आपने इस आवाज़ को संजो कर रखा। एक शेर पढ़ रहे थे आप साउंड चेक के दौरान, जरा वो पढ़ दें। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है। हम के ठहरे अजनबी कितनी मनाजातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। क्या बात। ये उनकी बड़ी खूबसूरत गज़लों में से एक गज़ल है जी, जो उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन पे लिखी थी। तो इसका हर शेर 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया जी, और शेख साहब मिलने के लिए आए, तो उससे पहले ये लिखी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान जब फैज़ अहमद फैज़ साहब से मिले। इंटरेस्टिंग। तो फैज़ साहब से उन्होंने ये भी कहा था कि फैज़ साहब खून के धब्बे बरसातों से नहीं धुला करते। क्या बात। तो ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हैं जी। मैं इस किताब, अमूमन मैं किताब थोड़ा ठीक गति से पढ़ लेता हूँ, इस किताब को भी उसी गति से पढ़ रहा था। लेकिन जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विज्ञान में पढ़ने लगा तो मैं एकदम चींटी की तरह मध्यम मध्यम चलने लगा। एंड आई वाज लिटरली ब्लोन अवे। वाओ, ऐसे विस्मय, क्या अद्भुत है। 1 सेकंड तक का सफ़र कितना कमाल का है, 0 से 1 के बीच कितना कुछ बदल गया। ज़रा ये हमारे दर्शकों को बता दें। और ये भी बता दूं मैं कि अभी भी हमको -10⁻32 सेकेंड से पहले क्या हुआ नहीं मालूम। समय से भी पहले का समय, यानी 0 से लेकर के अगर 1 रखें ऊपर, नीचे 1 लगा करके उसमें 32 0 लगाएं, तो वो जो सेकंड का भाग आएगा उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अब तक नहीं मालूम है। शोध चल रहा है, आगे आने वाली नस्लें ज़रूर बताएंगी। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है सौरभ कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति साइंस के हिसाब से हुई तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों बने और दोनों की एक ही संख्या थी। यानी एंटी पार्टिकल पार्टिकल्स को ख़त्म कर रहे थे और पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स को ख़त्म कर रहे थे और लगातार बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। यानी एक सूप तैयार हो रहा था और ये सूप जो है ये फैल रहा था। इसकी बहुत तेज़ी के साथ नई स्पेस क्रिएट हो रही थी। यानी ये समझना बहुत मुश्किल है, ये साइंस ही समझा सकती है आपको और बता सकती है कि वक्त का भी जन्म तभी हुआ और स्पेस का भी जन्म तभी हुआ। तो स्पेस पैदा हो रही है, वक्त पैदा हुआ है और ये जो सूप है इसमें कहीं यानी करोड़ों करोड़ पार्टिकल्स के बीच में कहीं एक पार्टिकल जो मैटर का है वो ज़्यादा हो जाता है।
तो इस रस्साकशी में मैटर जीत जाता है। अभी तक दोनों बराबर हैं, एंटी मैटर हार जाता है। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो ब्रह्मांड नहीं बनता, तो हम और आप बातें ना करते, हम और आप यहां ना बैठे हुए होते। यानी अगर हम इस सफर को देखें तो पहले शुरुआत हुई पार्टिकल्स की, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जी। उनसे उत्पत्ति होती है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की। वो आपस में मिलते हैं। पहले इतना गर्म था सब कुछ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ संबंध पैदा ही नहीं हो सकता था इलेक्ट्रॉन का। जब तक इलेक्ट्रॉन का संबंध पैदा नहीं हो सकता था तब तक मटेरियल नहीं बना, यानी हाइड्रोजन और हीलियम बने। हीलियम हाइड्रोजन फैल रहे हैं, टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है, बड़े बादल जैसे कण एक दूसरे के करीब आना शुरू हो रहे हैं। और ये सब अरबों वर्षों के क्रम में हो रहा है, करोड़ों वर्षों के। और जो फैलाव है वो भी अद्भुत है। यानी एक बिजली की रे और फोटोन 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील चलता है। 1 सेकंड में इतनी रफ्तार है उसकी। और ये जो ब्रह्मांड फैल रहा है ये अब 10 सेकंड के अंदर इतना फैल चुका है कि कई करोड़ लाइट ईयर्स का फैलाव आ चुका है। तो जो शुरुआत के हमारे जिन्हें तारे कहते हैं आज हम, सबसे पहले वो बनना शुरू होते हैं और वो बहुत बड़े हैं। उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है और बड़ा होने की वजह से वो फट जाते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं। वो ब्लास्ट होते हैं। यानी अगर हम इमेजरी आज ब्रह्मांड दिवाली मना रहा है, ब्रह्मांड दिवाली मना रहा है, आतिशबाजी हो रही है, उसके अंदर लगातार बदलाव आ रहे हैं। फिर उस डेब्री से, उस कूड़े से दोबारा बनना शुरू होते हैं और ये मुकाबलतन छोटे हैं और इनसे गैलेक्सीज बनना शुरू होती हैं, जिनको हम हिंदी में मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। पर आकाशगंगा के साथ एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जो मैंने इस किताब में थोड़ा बहुत उसको डील किया है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास गैलेक्सी जो वर्ड है अंग्रेजी का, इंक्लूडिंग इंग्लिश, था ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक आकाशगंगा पता थी जो हमारी आकाशगंगा है। ये जो पता लगा है कि और भी गैलेक्सीज हैं, ये पिछले 150-200 साल पुरानी बात है। तो हमारे यहाँ भी, हमारी अपनी लैंग्वेजेस में भी, उर्दू में, हिंदी में, पुरानी लैंग्वेजेस में, अरबिक ले लीजिए आप, उससे पहले अवेस्ता ले लीजिए, नई लैंग्वेजेस को ले लीजिए, है ही नहीं वर्ड। हमें कॉइन करने पड़े हैं ये वर्ड। जब साइंटिस्ट ने पता किया कि भाई एक आकाशगंगा नहीं है, इस आकाशगंगा के परे भी बहुत सारी लाखों करोड़ों करोड़ आकाशगंगाएं हैं, तो हमने उसके लिए ज़बान में अपनी शब्द कॉइन करना शुरू किए। तो ये आकाशगंगाएं फैल रही हैं। जो आज का ब्रह्मांड है वो साइंस हमें ये बताती है कि वो लगभग आधी जिंदगी जब गुजर चुकी उसकी, 13.85 बिलियन ईयर्स जो हैं, अंदाज़ा लगाया है, वैसा है। उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि आतिशबाजी अभी भी चल रही है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हमारा जो सौरमंडल बनता है, वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनता है और ये भी कूड़े से बनता है। यहाँ एक बड़ा सा एक बादल है, कहीं पास में हमारे करीब में एक बहुत बड़ा तारा है, वो फट जाता है, सुपरनोवा है। जब वो फट जाता है तो उससे जो लहरें पैदा होती हैं, उससे ये कण करीब आते हैं और लगभग 98% मटेरियल जमा होकर सूरज बन जाता है। बाकी 2% में हम सब हैं। धरती, बृहस्पति,
चंद्रमा, धूमकेतु, और जो कूड़ा है, बहुत कूड़ा भी है, अभी भी बहुत कूड़ा है, जो धूमकेतु आते रहते हैं या टूटने वाले तारे जिन्हें हम कहते हैं। और कभी कभी आशिक अपनी मुरादों को भी उनकी पूंछ पे दुआएं बांध देते मांगते हैं कि उनका अपने उससे मिलन हो जाए, महबूब से। उन टूटते तारों को, वो भी इसी में शामिल है जी। और मानव मस्तिष्क, न्यूरॉन्स के सर्किट। मानव मस्तिष्क का जो सफर है, वो एक तो मस्तिष्क पैदा हो जाता है, यानी हमारी धरती के ऊपर जिंदगी लगभग 1 बिलियन ईयर्स में ही पैदा हो जाती है शुरू के, जो हमारे पास अभी प्रमाण है उसके हिसाब से। और उसके बाद वो शक्लें बदलती जाती है। वो जिस चैप्टर में मैंने डील किया है डार्विन की थ्योरी को, उस चैप्टर में मैं इस बात को भी डील कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जब शक्ल बदलती है ज़िंदगी की और तरह तरह की शक्लों में वो अपने को ढालना शुरू करती है प्रकृति, तो मानव से पहले भी और जानवरों का ब्रेन डेवलप हो चुका है, मस्तिष्क डेवलप हो चुका है। लेकिन मानव जो ब्रेन है उसमें एक अद्भुत बात है, और वो अद्भुत बात ये है कि हमारी जो बॉडी का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम अगर लें और ब्रेन का वॉल्यूम लें, तो ये लगभग सब में कम है, इंसान में सबसे ज़्यादा है। रेशियो में इंसान जो है उसका ब्रेन लगभग 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और उसमें न्यूरॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले में। सबसे बड़े जो 2 जानवर हैं, जिनमें आप हाथी कह सकते हो और वेद कह सकते हैं, इन दोनों का मस्तिष्क ओवरऑल बहुत बड़ा है हमारे मुकाबले में, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम, ब्रेन का वॉल्यूम अगर लें तो जाहिर है कि इंसान का ज़्यादा है, और न्यूरॉन्स का नंबर भी ज़्यादा है। मेरे पास एक सवाल था, बहुत ज़माने से मैं तलाश कर रहा हूँ और अभी भी तलाश जारी है, कि कहीं कोई इसके ऊपर बात की गई है क्या, शोध हुआ है क्या कि इंसान ने कब सवाल पूछने शुरू किए। कभी ना कभी तो पूछने शुरू किए। हम जिंदगी में रोज़ ढेरों सवाल पूछते हैं, हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती बिना उसके सवालों के, तो कभी ना कभी सवाल पूछने शुरू किए। ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि क्या जानवर सवाल पूछते हैं, क्या जानवर सवालों के जवाब सिस्टमैटिकली हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसका जवाब अभी नहीं, मतलब मुझे नहीं मिल पाया है, पर अंदाज़ा ये है कि ग्रेजुअली हमने सवाल पूछने शुरू किए, जिसका लेना देना भाषा से भी है, बोलियों से भी है, उसके डेवलपमेंट से भी है, समाज के डेवलपमेंट से भी है। तो इंसान ने कभी ना कभी सवाल पूछने शुरू किए, और मैं ये किताब लिखने की वजह भी यही थी कि हम सुबह से लेके शाम तक तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे सवाल हैं जो मानवता ने बार बार पूछे। तो मुझे पता लगा कि हाँ, ऐसे कुछ सवाल हैं, और इनको मैं मेटा क्वेश्चंस या सोफिक क्वेश्चंस कहता हूं। वो सवाल जो बार बार पूछे और कभी उनके जवाब बिल्कुल बदले हुए मिले हमें। जैसे कि धरती, जैसे धरती के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सब कैसे बना के बारे में, इसे कौन चला रहा है के बारे में, या मृत्यु का क्या मतलब है, जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, इसके बहुत ही खूबसूरत किस्म के हमको मॉडल्स, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो मिलते हैं मानव इतिहास में। यानी एक चीज होती आत्मा,
एक चीज़ होती है रूह, स्पिरिट, वो आपके अंदर है तो आप जिंदा हैं, वो निकल गई आप मर गए। कितना खूबसूरत मॉडल है ये। सवाल ये है कि आप जिंदा और मुर्दा कैसे होते हैं, और जवाब एक बेहद खूबसूरत, फ्लेक्सिबल, लचीला जवाब आपके पास मौजूद है कि एक चीज़ होती है आत्मा, अंदर है तो जिंदा है, बाहर निकल गई मर गए। अब सवाल यह है कि साइंस क्या कह रही है? ये रूह, ये आत्मा जैसी कोई चीज़ है या नहीं है? बड़ा तलाश किया कि आत्मा जैसी कोई चीज़ मिल जाए, नहीं मिल रही। तो फिर ये कैसे है कि इंसान या जानवर जिंदा हैं, पेड़ जिंदा हैं, भुनगे ये जिंदा हैं और मर जाते हैं? तो हमें शुरू में ये पता लगता है कि भाई शायद दिल की धड़कन रुक जाती है तो हो गया ख़त्म मामला। फिर कहा नहीं यार, दिल की धड़कन को तो चलाया जा सकता है, वहाँ से तो खाली मामला नहीं है। तो सोचा कि ब्रेन डेड हो जाए तो है, डेड हो जाए, लेकिन ब्रेन डेड हो गया और बॉडी चल रही है तो ही कोमा। तब फिर हमें पता लगा कि नहीं, हमारी बॉडी या कोई भी बॉडी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन है, तो उसमें सेल जो हैं वहाँ है जिंदगी। जिंदगी की इकाई अब सेल हो गया। सवाल वही है, जिंदगी की इकाई सेल हो गया। उसके बाद पता लगा नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, इसके अंदर भी कुछ है। तो हम डीएनए आरएनए तक पहुंचे, तो जिंदगी की इकाई डीएनए और आरएनए हो गया। यानी हम एक वक्त में मरते नहीं हैं। दिल की धड़कन रुक सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, आपका लिवर फेल हो सकता है, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, ये तो एक वक्त में हो जाएगा। पर सेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म होंगे, जिसको हम डीके कहते हैं। तो साइंस एक अलग आपको स्टोरी बता रही है, एक अलग कहानी बता रही है, जिसमें जवाब लगातार बदल रहे हैं। यहां जवाब वही है। और यहां हम जब आत्मा की बात करते हैं तो फिर आत्मा को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, तो फिर भगवान। तो मेरा मानना यह है कि आत्मा का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया था, भगवान का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये पूरक हैं एक दूसरे के, मज़ाहिब भी नहीं हो सकते थे। एक बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, उसमें मैंने एक उदाहरण मार्क किया है कि इससे पहले कि हम बताएं कि वैज्ञानिकों की नज़र में विज्ञान क्या है, आम नागरिकों की नज़र में विज्ञान क्या है, इस पर आपने विस्तार से लिखा। और ट्रिविया बड़ा दिलचस्प है कि साहब एक ही वक्त में साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और भारत परमाणु परीक्षण करता है। पॉपुलर उसमें कहा जाता है एक वर्ग के द्वारा कि साहब हिंदू बम, सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ दिनों बाद पाकिस्तान करता है, वो कहता है इस्लामिक बम। हमने बम का नाम रख दिया, साइंस पीछे छूट गई। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कॉमन है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। दैनंदिन के जीवन में हम विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा है, इंटरनेट पर ये इंटरनेट के ज़रिए रिले होगा। और इन सब के बीच बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। धार्मिक मान्यताओं को लेकर आप एक घोषित नास्तिक हैं। एक बात तो ये कही जाती है, जो प्रोफेसर हरारी, आपने कई जगह उनको भी कोट किया, वो भी कहते हैं कि साहब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कबीले बने, समाज बने, उनको बांध के रखा जाए तो मॉरलिटी के बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी कहानियाँ ये गढ़ी गई। जब तक हम इसको इस तरह से देखें, कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब आप रिलीजन को बहुत क्वेश्चन कर लो, लेकिन यू नीड फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स ना, कि आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और साइंटिफिक टेम्परामेंट भी। कई लोग इसको गड्ढ मड्ढ कर देते हैं, मिला देते हैं और एक मिला जुला संस्करण प्रस्तुत करते हैं कि साहब ये भी है वो भी है। ये रॉकेट लॉन्च भी करना है, उसके लिए पता भी है कि साहब कर्व में जाना है, सीधे नहीं जाना है, क्योंकि ये दिवाली का रॉकेट नहीं है, गोलाई में जाना है। लेकिन उसकी पूजा पाठ भी होनी है, जो जिस जगह पर है, कहीं पे कोई पादरी आ रहे हैं, कहीं पर पुजारी आ रहे हैं, कहीं पर इमाम आ रहे हैं। ये जो द्वैध है, ये भी है वो भी है और सब कुछ बना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको इस तरह से देखने की कोशिश करनी चाहिए कि ये
इसमें एतराज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि आप इधर पूरी तरह से हो जाएं या उधर हो जाएं पूरी तरह से। एतराज़ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी बहुत घातक हो सकता है किसी समाज के लिए, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत घातक हो सकता है। और उसकी वजह ये है कि हम अपने यहाँ ले लें जो इसरो में हुआ है कि तिरुपति के टेम्पल में वो मॉडल बना के भेजा जाने लगा है, जो शुरुआत में नहीं होता था, अब होने लगा है वहाँ पर। तो आप क्या कह रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं? आप समाज को ये दे रहे हैं कि भाई इसरो के अंदर जो लोग हैं उनकी आस्था होनी चाहिए तिरुपति में, वहीं भेजेंगे। यानी वो लोग जिनकी आस्था वैष्णो देवी के मंदिर में है, या तो हम उन्हें नहीं आने देंगे इसरो में, और या फिर आप मैसेज दे रहे हैं कि कल को जब वैष्णो देवी का मानने वाला आएगा तो वो वैष्णो देवी भेजने लगेगा। परसों कोई मुसलमान आ गया तो मक्का भेजने लगेगा, फिर कोई वेटिकन का आ गया तो वहाँ भेजने लगेगा। तो ये परेशानियां हैं कि सार्वजनिक जगह जो हैं, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो जनता के पैसे से बने हैं, उनको इससे दूर रहना चाहिए। अगर आपकी आस्था है, आप साइंटिस्ट हैं, हो सकता है आस्था हो। अगर आपकी आस्था ऐसी है कि आप तिरुपति को समझते हैं कुछ, तो फिर आप ज़रूर जाएं, कोई एतराज़ की बात नहीं है। आप वहाँ जाके दुआ मांगें, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, मेरा प्रोजेक्ट ठीक हो जाए, सक्सेसफुल। लेकिन सार्वजनिक तौर के ऊपर ऑफिशियली ये करना गलत है। अब आते हैं कि आम आदमी की नज़र से कैसे विज्ञान को वो देखता है। तो इसमें मैं अक्सर एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ले लिया करता हूँ, और वो ये है कि शादी को देख लीजिए आप। शादी में आप डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को बुलाएंगे, इसके लिए मुल्ला पंडित से नहीं पूछते। कितने लोगों को बुलाएंगे, इसके लिए नहीं पूछते। क्या खाने का मेन्यू होगा, इसके लिए नहीं पूछते। कौन सा बारात घर होगा या घर से करेंगे शादी, इसके लिए नहीं पूछते। फेरे होंगे या सतपत्ती होगी या नहीं होगी या सिर्फ माला पड़ेगी, इसके लिए पूछते हैं। ये पंडित डिसाइड करता है। मौलाना डिसाइड करते हैं कि क्या कुरान की आयत पढ़ी जाएगी और शादी कैसे सोलमाइज होगी। घर से निकलते हैं, बारात में किस ढोल वाले को लेना है वगैरह, उसके लिए नहीं पूछते। तो एक आम आदमी जो है, उसकी सोच के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो पूरा रैशनल है, साइंटिफिक है, और दूसरा हिस्सा वो है जो गैर साइंटिफिक है। अब आपसे ही मैं पूछूं कि आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अगर पसंद है जी, तो क्यों पसंद है, इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम साइंटिफिक और रैशनल जवाब तो नहीं है। मुझे कोई ख़ास लता मंगेशकर का गाना पसंद है या जसराज री को मैं पसंद करता हूँ, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। मैंने अभी फैज़ को पढ़ा, फैज़ के शेर बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्यों लगते हैं नहीं। तो एक हिस्सा हमारी सोच का है जो इरैशनल है, जहाँ रैशनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हिस्सा बिल्कुल रैशनल है, और ये हर इंसान के लिए, जो धार्मिक हो बहुत वो भी, और जो अधर्मी हो वो, दोनों के साथ है। बात यह है कि आम आदमी को ये कॉन्ट्रडिक्शन पता ही नहीं लगता है, और ये बड़ा पीसफुल्ली उसके दिमाग में दोनों तरह के ख्यालात रहते हैं। इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता। यानी मैं चला घर से, मस्जिद के लिए जा रहा हूँ, वहाँ तक जाऊँगा, साइकिल से जाऊँगा, पैदल जाऊँगा, कार से जाऊँगा, ये एक रैशनल डिसीजन लूँगा मैं। गर्मी हो रही है, ज़मीन जल रही है,
मंदिर के दरवाजे के पहुंच करके अपने जूते उतारे, कार में रख दिए, जलते हुए पैरों के साथ में अंदर चला गया। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये इस दरवाजे के ऊपर जो घटना घटी है कि आप रैशनल डिसीजन से कंप्लीटली इरैशनल डिसीजन में आपने कदम रख दिया, इसमें कोई द्वंद्व, कोई टकराव, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आम आदमी को नहीं दिखाई देता। ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आप घर के अंदर इस इरैशनैलिटी में या जिंदगी के अंदर इस इरैशनैलिटी में फंस जाते हैं कि अगर मुंह से बार बार कह रहे हैं कि हम तो बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन कोई आए घर में तो बेटी से हम कहते हैं कि चाय बनाओ, बेटे से नहीं कहते। इसमें हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देता। घर में काम करने वाली को जब चाय देते हैं तो उसके बर्तन अलग रखते हैं, इसमें हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देता। इसको हम छूत छात नहीं समझते। तो ये साइंटिफिक टेम्पर की जब हम बात करते हैं जी, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम लकीर कहाँ खींच रहे हैं। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, करेक्ट। ये या जैसे आपने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के एक बांग्ला भाषा में लिखे लेख का हवाला दिया कि मैं 40-50 वर्षों से विद्यार्थियों को बता रहा हूँ चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण, इन खगोलीय घटनाओं की वजह क्या है। तो वो ये सुनते हैं, जवाब भी लिखते हैं, नंबर भी पाते हैं, लेकिन घर में जब ये ग्रहण होते हैं तो वो खाने को ढक के रख देंगे या खाना फेंकेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। अब ये सोचिए कि उनका लगभग 100 साल पहले या 50 साल पहले जब भी उन्होंने ये लेख लिखा है तो तब दिल का दर्द था, यही दिल का दर्द आज भी है। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। इलाहाबाद गए, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ हूँ, संगम में पैदा हुआ, मैं इलाहाबादी हूँ। वहाँ जो टैप वाटर आ रहा है वो कौन सा वाटर है? गंगा से आ रहा है, यमुना से आ रहा है। तो गंगा के वाटर में मैं पैदा हुआ, गंगा के वाटर में मैं नहाया जिंदगी भर, लेकिन उसको गंगा का वाटर नहीं कंसीडर करता। गंगा का वाटर तो वही है जो वहाँ से लेकर के आऊँगा मैं, संगम से। अब वो ट्रीटेड है, नहीं ट्रीटेड है, गंदा है, नहीं गंदा है, इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। मेरी आस्था है, मैं जाऊं अगर आबे ज़मज़म लेने के लिए तो मैं ये इस पर सवाल ही नहीं उठाऊंगा कि इसके अंदर जर्म्स हैं कि नहीं है। परेशानी यहाँ है। आबे ज़मज़म क्या है? पवित्र पानी होता है? पवित्र पानी है जो अरब से लाते हैं, जो एक पार्ट है, उम्रा करते हैं या हज करते हैं, उसमें एक पार्ट है, वहाँ पर एक जगह है। जैसे हिंदू गंगा जल लेके आते हैं, वैसे मुस्लिम वहाँ से उम्रा और हज से पानी लेके आते हैं, जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। आबे ज़मज़म कहते हैं। वहाँ कोई ऐसे फिक्स वाटर सोर्स है? क्या है? फिक्स वाटर सोर्स है, उससे भर के लाते हैं। और वो अद्भुत बात ये है कि वो मरुस्थल में वाटर सोर्स होना बड़ी बात होती थी। दिस इज रिमाइंडिंग मी, मैं प्रोफेसर बद्री नारायण की कांशीराम जी पे बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो जो उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल बनाए हैं लखनऊ में, तो जब मायावती के शासनकाल के दौरान प्रदेश भर के दलित वहाँ आते थे, रैली अटेंड करते थे, फिर उस दलित प्रेरणा स्थल से वो पानी भर के ले जाते थे। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसमें आप क्या कह रहे हैं? इसमें आप ये कह रहे हैं कि जर्म्स के होने में, वायरस के होने में आपको यकीन नहीं है, अगर पवित्र है तो टेस्ट ही नहीं करेंगे आप, राइट? तो वो गंगा जल हो, आबे ज़मज़म हो और चीज़ें हो, वो 50 साल से वो शीशी रखी है, 50 साल बाद कोई मरा या मरने जा रहा है, आप उसको पिला देंगे। प्रोफेसर, विज्ञान इस प्रश्न से कैसे मुठभेड़ करता है, कैसे देखता है कि इंसानों के समूह को धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो उसके रैशनल में कहाँ फिट होता है? मैंने आत्मा की ज़रूरत, ईश्वर की ज़रूरत, अलग अलग कहानियाँ, आपने इस किताब में अलग अलग अफ्रीकी समूहों की कहानियाँ, उनके बारे में बात की,
इब्राहिमिक रिलीजन में जो ईश्वर का कंसेप्ट है, मुस्लिमों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, उस पर बात की। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जो कि अपेक्षाकृत नया है, इस पर बात की। भारत के जो आदिवासी समाज हैं उनकी कहानियों पर बात की। साइंस कैसे देखता है, क्यों इंसान को ज़रूरत पड़ी इन कहानियों की? ये इंसानी ज़रूरत है कि वो, जैसा मैंने कहा कि सवाल पूछना एक इंसानी ज़रूरत बन गया और जवाब तलाश करना एक इंसानी ज़रूरत बन गया। तो जब ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स पैदा हुए, जिनको मैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स कहता हूँ, यानी आत्मा का मॉडल एक मॉडल है, या ये मॉडल के कोई ऊपर से आया और उसने धरती बनाई या पैदा की और फिर चांद तारे पैदा किए, या 6 दिन में या 6 दिन में भगवान ने सब कुछ पैदा किया और फिर उसके बाद 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया। वो वहाँ पर अरब वर्ल्ड में वो जुमे का दिन है और वेस्टर्न वर्ल्ड में वो संडे का दिन है, तो आराम वाला, जिसकी धार्मिक मान्यताओं को जहाँ फिट होना हो जाए, जहाँ फिट होना हो जाती है वो। तो ये जो ज़रूरत थी इंसान की, और क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था और हमें ज़मीन फ्लैट दिखाई दे रही थी, तो सारे धर्मों के अंदर फ्लैट ज़मीन मौजूद है। ये कोई एक धर्म की बात नहीं है। आजकल बहुत उछाला जा रहा है इसको कि मुसलमान ये मानते हैं कि फ्लैट है धर्म, ज़मीन फ्लैट है, लेकिन ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ज़मीन फ्लैट है शुरुआत में, गोल बहुत बाद में होती। तो ये क्योंकि हमेशा का सच बन गई कुछ मान्यताएं, तो उन्होंने धर्मों को जन्म दिया। आपकी आइडेंटिटी का, अलग अलग समूहों की आइडेंटिटी का वो चिन्ह बन गई। और एक तरफ वो इंक्लूसिव थी, यानी अगर मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को मानता हूं तो इस्लाम मुझको सारे मुसलमानों से जोड़ रहा है। अगर मैं हिंदू हूं तो सारे हिंदुओं से मुझे जोड़ रहा है, लेकिन मुझे मुसलमानों से अलग कर रहा है, क्रिश्चियन से अलग कर रहा है। तो ये जो आइडेंटिटी वाला मामला था, इन 2 वजहों से हमारे मानव सभ्यता को आज तक धर्मों की जरूरत है। अब ये अलग एकात्मता और अदरिंग दोनों एक साथ चल रही हैं। आप कुछ के साथ हो और कुछ के से अलग हो, कुछ से अलग हो। तो बिना उसके अब क्या करेंगे? मतलब आपकी आइडेंटिटी, अगर सारे हिंदू हो जाएं दुनिया भर में, तो आपकी आइडेंटिटी एज हिंदू खत्म हो जाएगी ना। फिर शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर और अलग अलग सेक्ट, वो डिवाइड करना शुरू करेंगे, सुन्नी शिया करेंगे इस्लाम में। ये अहमदिया है, ये दाऊदी बोरा है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है। और वहाँ भी मतलब क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। तो ये अर्ज के कुछ लोगों के साथ मैं अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ और कुछ लोगों से अलग, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के बेसिस के ऊपर देश बनते हैं। देश के पीछे भी वही आइडेंटिटी है, वरना ये लकीरें थोड़ी ना थी। अब से 300 साल पहले ये लकीरें थी ही नहीं जो हमने बाद में खींची हैं। तो देशभक्ति ये वो हमें जोड़ती भी, अलग भी करती है। तो एक तरफ तो सवालों के जवाब जो हमेशा का सच बन गए, जो आसान थे, जो जिनका समझना मुश्किल नहीं था, उसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने एक थ्योरी दे दी, वो सब मानने लगे, समूह इकट्ठा हो गए, हम इस थ्योरी में यकीन करते हैं, हमारे ये सारे मिथक हैं, हम इस वजह से हिंदू हैं, इस वजह से मुसलमान हैं, और इसने हमें जोड़ना शुरू कर दिया और अलग भी कर दिया मानवता में। तो मेरा अपना ये मानना है कि साइंस इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार करती है। उस कथित सेंस ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्वेश्चन करता है, उसको क्वेश्चन करने लगता है। और अगर सामाजिक ढांचा उसके ऊपर बना लिया गया है, जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा का सामाजिक ढांचा बना लिया गया, अब साइंस तो ये कह रही है कि सबका खून एक जैसा है,
साइंस ये कह रही है कि सब अफ्रीका से निकलें। साइंस ये कह रही है कि हमारे जिस्म के अंदर सबके अंदर सेल एक जैसे हैं, डीएनए एक जैसा है। तो फिर ये कहाँ से होगी गड़बड़? फिर आप हिंदू और मुसलमान का फर्क कैसे करेंगे? फिर आप ऊंची जाति और नीची जाति का फर्क कैसे? तो कहीं ना कहीं तोड़ रही है साइंस, साइंटिफिक टेम्पर उसको तोड़ रहा है। यानी आप इंसान को गंदा नहीं कह सकते, आप जर्म्स और वायरस की वजह से बीमारियों को कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये अगर छू लेगा तो कब गंदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है। इसी वजह से हर दौर में वैज्ञानिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, हर दौर और हर देश या हर भौगोलिक इलाके में। कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो और उसके पहले भी। भारत में अल-हज़ान है जी, अल-हज़ान को तो अपने को डिक्लेयर करना पड़ा कि मैं पागल हूँ। ज़रा ये विस्तार से बताएं सर कहानी। अल-हज़ान एक हीरो है, वो जनक कहलाता है लाइट के बारे में जो उसने लिखा उसका, यानी ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है। वो पहला आदमी है जो अरब वर्ल्ड में पैदा हुआ और उसने कहा कि हमारी आँखों से किरणें नहीं निकलती। उससे पहले तक मान्यता ये थी कि आँखों से किरणें निकलती हैं और उससे हमें दिखाई देता है। उसने ये साबित किया कि ना सिर्फ ये कि बाहर से रोशनी हमारी आँखों में आती है, विच मीन्स लाइट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, और जब वो हमारे आँखों तक आती है तो दिमाग से हम देखते हैं। ये दोनों अद्भुत बातें थी उस दौर में। आज ये नॉर्मल सिंपल बात है, गिवन है, मानते ही हैं हम। उस दौर में ये अद्भुत बातें थी। उसका जो राजा थे उनसे झगड़ा हो गया था अपनी राइटिंग्स की वजह से भी, और भी बहुत सारे परेशानियां थी। वो पहला आदमी है जिसने शायद साइंटिफिक टेम्पर की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन दी। जी, क्या है वो परिभाषा? वो परिभाषा ये कहती है कि जब कोई दावा पढ़ो या करो, यानी तुम्हारा अपना दावा हो या किसी और का दावा हो, तो उसके दुश्मन बन जाओ। इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन डेफिनेशन ऑफ परिभाषा है ये। उसके दुश्मन बन जाओ, उस पर हर तरफ से हमला करो, और जब सारे हमलों में हार जाओ तब उसको मानो। तब तक मत मानो जब तक सब तरफ से उसके ऊपर फुल प्रूफ कर लो, पुख्ता कर लो, बग फिक्स कर लो और हमला करके करो। यानी ये नहीं है कि उसको मान लिया तुमने और उसके साथ तुम बातचीत कर रहे हो और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अंदर से नहीं, बाहर से अटैक करो, उसके खिलाफ बात करो, और जब खिलाफ बात करने में हार जाओ तब फिर उसे मानो। तो दैट्स प्रिमिटिव फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबली साइंटिफिक मेथड इटसेल्फ। तो हर सभ्यता में, हमारी सभ्यता में हमारा सबसे बड़ा जो हीरो माना जाता है मिडिल एजेस में, वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का नाम हर बच्चे की ज़बान पे है, लेकिन उसके ऊपर अटैक हुआ है। उसकी किताब ख़त्म कर दी गई। हमारे पास वो किताब अरबिक में क्योंकि ट्रांसलेट हो गई थी इसलिए लौट करके आई, और उसकी एक प्रति कहीं हमको मिली केरल से बड़ी मुश्किलों के साथ। हमें अकेला बड़ा साइंटिस्ट है जिसके बारे में ये नहीं मालूम कि वो कहाँ पैदा हुआ था। बिहार वाले उसको कहते हैं हमारे यहाँ पैदा हुआ था, उड़ीसा वाले कहते हैं हमारे यहाँ पैदा हुआ था, और केरल वाले कहते हैं हमारे यहाँ पैदा हुआ था। हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ हर एक की जन्म पत्री होती है, उसकी जन्म पत्री नहीं मौजूद है। बाकी सारे सब लोगों के बारे में पता है हमको। उसने ये कहा कि राहु केतु कुछ नहीं होते। अभी आपने पीसी रे का नाम लिया। पीसी रे हमारे दौर के हैं और वो 12th सेंचुरी की बात हो रही है। तो आर्यभट्ट के न सिर्फ ये कहने के ऊपर कि राहु केतु कुछ नहीं होते हैं, पोंगा पंडितों का सारा कारोबार इस पे चल रहा है, तो उनका अटैक करना लाजमी था जी। पर अंदर से भी अटैक आया।
उसके बाद के जो साइंटिस्ट हैं, ब्रह्महीरा को ले लें या और लोगों को ले लें, उन्होंने भी अटैक किया उसके ये कहने के ऊपर कि धरती घूमती है। तो साइंटिस्ट को हर सभ्यता में परेशानी उठानी पड़ी है। और अगर अभी के दौर में देखें तो हमने 4 लोग तो ऐसे खोए ही हैं ना जिनका कत्ल किया गया है। कलबुर्गी, पंसारे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे। इस किताब के बारे में तो मैंने अपनी बात कही ही कि कितना ज़रूरी है इसको, और फिर और भी विज्ञान की किताबों को पढ़ना। एक द्वैध दिखता है, मैं बार बार भारत के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सीमाओं, मुझे लगता है कि जो मेरे सबसे करीब हैं और मेरी जैसी भाषा बोल रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में होने चलते, मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा है। मेरे लोग जो मुझ पर अकीदा करते हैं, यकीन करते हैं। ये मैं अपने भाषणों में भी ये उदाहरण बहुत सुनाता हूँ कि बच्चा गया पिताजी के पास, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा और एक थप्पड़ लगाया कि साइंस में कम नंबर क्यों आए। साइंस में बेटा अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, साइंस में हमेशा पूरे नंबर लाने हैं, साइंस समझनी है। उस बच्चे ने साइंस समझ ली, बड़ा साइंटिस्ट बन गया और उसको प्यार हो गया। प्यार की भी साइंस है साहब, कुछ लॉजिक है कुछ इलॉजिकल, पर हो गया। ये हमें किशोर पसंद है, हमें रफ़ी पसंद है। उसने घर जाके कहा कि मैं प्यार में हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले तो पहले इस पे भड़के कि साहब आपको प्यार कैसे, मतलब इसकी तो इजाज़त नहीं है ना, इजाज़त ये संस्कारों के खिलाफ है। समाज है भाई, माता पिता तय करेंगे। फिर हो सकता है कुछ प्रगतिशील हो गए हैं वो भी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कौन है लड़की। तो आप देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन हो सकते हैं। एक जवाब वो देख सकता है लड़की नहीं लड़का है, करेक्ट। दूसरा जवाब हो सकता है कि लड़की है लेकिन नामीबिया की है या रूस की है या अंडमान निकोबार की है। करेक्ट। जितने जवाब बदलेंगे उतने बायसेस सामने आएंगे कि बताइए इस दिन के लिए बड़ा किया था। ये सब लड़के का लॉजिक सब में एक है, दैट दिस इज टोटली साइंटिफिक फॉर एनीबडी टू फॉल इन लव विद एनीबडी। एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक नामीबिया की एक लड़की के प्यार में पड़ सकता है, रूस की एक लड़की के प्यार में पड़ सकता है, श्रीलंका के एक लड़के के प्यार में पड़ सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। वो घर आके ये भी कह सकता है कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा बिकॉज आई डू नॉट हैव दोज फीलिंग्स। ये साइंस है। और यहाँ पे उसको दूसरा थप्पड़ पड़ता है कि साइंस पढ़ने को कहा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट मत समझाओ हमको आके। बिल्कुल सही। ये द्वैध जो है, इससे कैसे पार जाएं कि, और भारत में क्या बल्कि पूरी दुनिया में ये है कि हमें लोगों को अपनी बात भी बतानी है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप एक साथ अपनी सारी धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं से खुद को मुक्त कर लें, क्योंकि फिर आप ऐसे फ्री घूम रहे हैं, आपको नहीं पता कि पकड़ें किसको। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी पूछी कि वो अलग कैसे करें। जैसे मैं सुबह सवेरे कोशिश करता हूँ मुझे समय मिले तो मैं ध्यान करूँ। सो आई सिट, आई क्लोज माई आइज, आई ब्रीद एंड आई ट्राई टू फोकस। कई बार उस फोकस के लिए आप अलग अलग चीज़ें करते हो, जैसे त्राटक विधि होती है कि आप एक लॉ को देख रहे हो। कई बार होता है कि आप मेडिटेशन साउंड वाला कर रहे हो, संगीत को सुन रहे हो, उसकी लय में जा रहे हो। कई बार आप निर्वात बिल्कुल वैसे बैठे हो, मौन होकर बैठे हो। जब मैं ध्यान करके उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्रोध या मेरा आवेग मेरे कुछ ज़्यादा नियंत्रण में है। इसके पीछे की विज्ञान भी है, इसीलिए न्यूरो में सब में कि आपको शांत रहना है, ऊर्जा प्रिजर्व करनी है वगैरह वगैरह। इसको फिर सब लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जोड़ देते हैं। कोई बुद्ध को देखकर ध्यान करता है, कोई श्लोक को पढ़कर ध्यान करता है। इस द्वैध के साथ हम अपनी वैज्ञानिक चेतना को, सिर्फ विज्ञान को नहीं, कैसे लगातार प्रखर करें। देखिए सौरभ, ये जिसको आप ध्यान या मेडिटेशन कह रहे हैं, ये जाहिर है कि कुछ वक्त अपने आसपास की जो रियलिटीज़ हैं उनसे दूर जाकर के सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारने की कोशिश जी। और ये जाहिर है कि शांत करती है हमको हमारे शायद जो अंदर हार्ड डिस्क है जो भरी हुई है उसमें थोड़ी क्लीनिंग बिल्कुल कर देती है ये। तो जो टकराव हो रहे हैं उनमें सोचने का भी शायद हमको ऐसे में वक्त मिल जाता है कि भाई
रैशनैलिटी क्या है, कोई अगर मसला फंसा हुआ है, ये अलग अलग तरह से हो सकता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई फूल देख करके हो सकता है, कोई शाम को या सुबह के सूरज को उगता देख के हो सकती है ये फीलिंग। मुझे अक्सर कोई बहुत अच्छी नज़्म पढ़ना या गज़ल पढ़ना या कोई म्यूज़िक सुनना, इससे मेडिटेशन होता है। जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं कि मेडिटेशन तो बस इसी तरह से होगा, तब फिर परेशानी की बात। मेरा सत्य इकलौता सत्य, मेरा सत्य इकलौता सत्य। मेडिटेशन का तरीका यह है कि सुबह की नमाज पढ़ें। मेडिटेशन का तरीका यह है कि आप सुबह को दिया जलाएं और एक भजन गाएं या शंख बजाएं। यही तरीका है और यही सही है, ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये हमें दूसरों से दूर करती है, हमें अलग करती है लोगों से, और हम अक्सर बहुत इरैशनल इमेजेस के साथ इसे जोड़ते हैं। अब अगर एक आम बच्चे की ज़िंदगी, जिसका जिक्र मैंने किताब में किया है, उसको देखें तो सुबह से, यानी वो अभी बेचारा पूरी तरह से दुनिया को देखना भी नहीं सीखा है, वो घर में है तो सुबह सवेरे कुछ ना कुछ नमाज रोज़ा ये वो वगैरह वगैरह, आराधना पूजा कोई ना कोई कर रहा होता है। वो बाहर निकलता है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये वो उससे टकराव हमारे यहाँ है ही। स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पे अब कुछ जगहों के ऊपर हो गया है कि सूर्य नमस्कार ज़रूरी है, तो उसको ज़बरदस्ती सूर्य नमस्कार करना है, या उसको गणेश वंदना से करना है शुरू, या स्कूल शुरू हो रहा है तिलावत कुरान पाक से या हिम से शुरू हो रहा है। 45 मिनट का साइंस का घंटा, 45 मिनट से इसमें और मैथमेटिक्स के ऐड कर लीजिए। इसके अलावा साइंस के साथ उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ है। इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी, जो आपने लिखा कि लोग सूचना और साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कंफ्यूजन कर लेते हैं। कंफ्यूजन करते हैं। तो आप मुझे बताइए सौरभ कि कभी किसी मंदिर के अंदर आपने कभी ऐसा है कि सीवी रमन की मूर्ति देखी हो? नहीं देखी होगी। ब्रह्मगुप्त की, आर्यभट्ट की, आइंस्टाइन की, न्यूटन की, इन लोगों ने दुनिया को बदल के रख दिया भाई। इनकी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक साइंटिफिक लैब में आपको जरूर मिल जाएगा कुछ ना कुछ जो धार्मिक होगा। आई कॉल इट बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस विच आर इरेशनल मैसेजेस, बिकॉज हर एक चीज किसी ना किसी इरेशनल मिथ से जुड़ी हुई है। जब आप मंदिर को देख रहे हैं तो किसी ना किसी इरेशनल मिथ से जुड़े हुए जो अनसाइंटिफिक है। तो ये अनसाइंटिफिक मैसेजेस का एक बम्बार्डमेंट चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जब से आपकी पैदाइश हुई, आँख खोली, मरने तक हमारे समाज में। और यहाँ हमको कहीं भी इंटरेक्शन साइंटिफिक आइडियाज से करने की ऑलमोस्ट इजाज़त नहीं है। तो मान्यताओं के नाम के ऊपर ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि तुम इससे शादी कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारी जात का नहीं है, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, देश का नहीं है, जातीयता का काला है। उनको आप ये बोलें कि बच्चे जितने हाइब्रिड होंगे उतने तंदुरुस्त होंगे। एग्जैक्टली। नामीबिया का लड़का और भारत की लड़की का अगर बच्चा होगा तो वो ज़्यादा बायोलॉजिकली स्ट्रांग होगा। आप एवोल्यूशन की एक मतलब एक कदम आगे बढ़ेंगे जी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया वो समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और समाज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, साइंस बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ना कि वो अपने फैसले खुद ले सके, स्वतंत्र चेता, तार्किक। और जैसे ही वो शादी की बात करता है आप कहते हैं फैसला मैं लूंगा। तो आपने पढ़ाया क्यों था? आपने उसको बड़ा क्यों किया था? आपने उसको संस्कार क्यों दिए थे? क्योंकि आप तो फिर तो अपने संस्कार रखते, उससे कहते तुम जाहिल रहो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा, माँ बाप डिसाइड करेंगे। ये आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है, ये साइंटिफिक टेम्पर का हिस्सा है। अगर आप पुरानी मान्यताओं को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते
तो फिर आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं। जो है उस पर सवाल उठाते रहिए, और यदि इसके लिए आपको बुजुर्गों की साखी की ही ज़रूरत है तो नासदीय सूक्त पढ़ लीजिए, और उसकी सबसे अंतिम पंक्ति, ये श्लोक है ऋग्वेद का 10वें मंडल की 129वीं सूक्ति है। मुझे लगता है कि साहब साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, बाकी सब चीज़ें एक तरफ, बहुत सुंदर ये सूक्ति है। ये शुरू होता है बिल्कुल ना सदासीनो सदासीत तदानीम नासी द्रजो नो व्योमा परो यत किमावरी वाह कुह कश्य सर्मनंभा किमादिस गगनम गंभीरम। तब ना अस्तित्व था, जो अभी सर कह रहे थे ना कि मैटर और एंटी मैटर दोनों नहीं थे, ना हवा थी ना अंतरिक्ष था। यहाँ से शुरू होता है ये सूक्त, और इसकी सबसे ज़रूरी पंक्ति है इसकी आखिरी पंक्ति। इसमें बीच में भी एक बहुत है जी, और बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ वो कहता है कि शायद देवों को पता हो कि ये इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन देव तो उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हें कैसे पता होगा। कमाल है वो जी। और सबसे अंतिम है इयम वृषष्ट्यर्थ आबभूव यदि वा दधे यदि वा ना यो अस्याध्यक्षा परमे व्योन्मंसो अंग वेद यदि वा न वेद। यानी कहाँ से सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, निर्माता क्या पता इसे उसने बनाया हो, क्या पता ना बनाया हो। निर्माता जो शायद उच्चतम स्वर्ग से इसका सर्वेक्षण करता हो, शायद वो जानता हो, शायद वो भी ना जानता हो। क्या संशय, विज्ञान इसी पर चलता है ना कि कैसे हो रहा है, सूरज क्यों चमक रहा है, चांद क्यों हर वक्त नहीं चमकता है, जब चमकता है तो अपनी रोशनी चमकता है या किसी और की। बिल्कुल, विज्ञान प्रश्न पूछने का नाम है, विज्ञान कैसे को समझने का नाम है। इसी के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस संशय के ज़रिए सवाल, और सवालों के ज़रिए अपनी शंकाओं के शमन की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाते रहें। किताब वाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक वायदे के साथ कि हम गौहर रज़ा जी को दोबारा और एक लंबी 2-3 घंटे तक पसरी हुई बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे, जो इस किताब पर, इस किताब से परे जीवन पर, समाज पर और विज्ञान पर होगी। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, यहाँ बुलाने के लिए। आप क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों, ये भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। शुक्रिया।